गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने इससे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में डेफिनेशन हमने की थी, उसका नेचर हमने किया था, उसका उद्देश्य और एम्स हम अभी तक कर चुके हैं। अभी तक हमने परिभाषा, प्रशासनिक विधि की परिभाषा क्या होती है, उसकी प्रकृति, उसके उद्देश्य और उसके लक्ष्य, यहाँ हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज हम उसके आगे देखेंगे स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रशासनिक विधि का क्षेत्र। With reference to increasing powers of administrative authority in India, it is necessary to impose barriers. This protect the system from being a kind of a dictatorship. It was the main reason for placing things under judicial custody or judicial control. भारत में प्रशासनिक अधिकारियों की बढ़ती शक्तियों के संदर्भ में उन पर नियंत्रण स्थापित किया जाना आवश्यक है ताकि वे निरंकुश अर्थात तानाशाह न बन पाए। यही कारण है कि प्रशासनिक कार्यों को नियंत्रण के अधीन रखा गया है। मतलब इसका मेन जो अगर इसका अर्थ निकाला जाए या इसका कहने का तात्पर्य क्या है, यह देखा जाए तो हम ये देखते हैं कि जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे यहाँ पर लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की गई है और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने की वजह से हमारे जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं या कल्याणकारी जो भी कार्य है या कल्याणकारी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जो उन कार्यों को संपन्न करते हैं, वो सारे के सारे जो है सरकार के अधीन आते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन सभी कर्मचारियों को इतने सारे काम करने के लिए कई अधिकार व कर्तव्य दिए जाते हैं। उन अधिकारों को या उन पावर्स को यूज़ करते वक्त सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि अगर उन प्रशासनिक प्राधिकारियों पर नियंत्रण स्थापित नहीं किया जाएगा तो ऐसी स्थिति में वो तानाशाह हो सकते हैं, निरंकुश हो सकते हैं। तो उनके ऊपर जुडिशियल कंट्रोल करने के लिए, जुडिशियल कस्टडी करने के लिए इसका प्रशासनिक विधि की आवश्यकता होती है और इसीलिए यह सारे उसके क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं कि उसका मेन यही ध्यान रखने का कार्य होता है कि जो प्रशासनिक प्राधिकारियों को कार्य करने के लिए उनको जो अधिकार दिए गए हैं या जो शक्तियां दी गई है वो उनका मिसयूज़ न करे, वह उनका अधिकारों में रहकर प्रयोग करे, अधिकार से बाहर जाकर कार्य नहीं करें। तो स्कोप्स इंक्लूड्स फॉलोइंग, स्कोप्स के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें सम्मिलित की गई है। Study of various administrative bodies like Central Revenue Board, Traffic Board, Advisory Board. प्रशासनिक विधि के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें सम्मिलित की गई है। तो सबसे पहली जो चीज़ इसमें शामिल की गई है, इसमें विभिन्न निकाय, मतलब वो सारे प्रशासनिक निकायों का अध्ययन किया जाता है, जैसे केंद्रीय राजस्व बोर्ड, ट्रैफिक आयोग और सलाहकार बोर्ड। ये सारे जो है इनका हम प्रशासनिक विधि के अंतर्गत डिटेल में अध्ययन करेंगे। दूसरा है to render remedy through judicial interventions and provide a base for a law making powers including delegated legislation. प्रशासनिक अधिकरणों को विधि निर्माण करने की क्षमता जिनके अंतर्गत प्रत्योजित विधायन आता है तथा शक्तियों के दुरुपयोग की स्थिति में न्यायिक नियंत्रण के माध्यम से उपचार प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि नॉर्मली जो लॉ जो है उसका निर्माण करने का कार्य विधायिका के द्वारा किया जाता है, परंतु कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है जिसकी वजह से विधायिका स्वयं कार्य नहीं करके अपनी पावर्स को डेलीगेट कर देती है और जो पावर्स डेलीगेट की जाती है उसके अंतर्गत जो प्रशासनिक अभिकरण हैं उन्हें भी कुछ पावर्स डेलीगेट की जाती है प्रशासनिक विधि के अंतर्गत और उनको यह क्षमता प्राप्त हो जाती है या उनके पास ये पावर हो जाती है कि वह लॉ का निर्माण कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो लॉ का निर्माण करते हैं इसका मेन उद्देश्य यह होता है कि जब भी किसी प्रशासनिक प्राधिकारी के द्वारा कभी भी शक्तियों का दुरुपयोग किया जाता है तो उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए इनको यह अधिकार होता है कि वह लॉ का निर्माण कर सकते हैं। थर्ड है टू स्टडी जुडिशियल फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज लाइक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल्स। इसके साथ ही प्रशासनिक अभिकरणों के न्यायिक कृत्यों का अध्ययन जैसे औद्योगिक न्यायाधिकरण, आयकर न्यायाधिकरण इत्यादि के कार्यों का अध्ययन किया जाता है। फिर है आपका टू सप्लीमेंट रेमेडी इन केस ऑफ एब्यूज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स बाय वे ऑफ रिट्स। इसी के साथ प्रशासनिक शक्तियों के दुरुपयोग पर उपचार रिट के माध्यम से जब भी किसी प्रशासनिक प्राधिकारी के द्वारा
अपने शक्तियों का दुरुपयोग किया जाता है या अपने अधिकारों का मिसयूज़ किया जाता है, उसकी वजह से अगर नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो ऐसी स्थिति में उनके पास यह अधिकार होता है कि वह आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के अंतर्गत रिट दायर कर सकता है और अपने मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करवा सकता है। फिर है गारंटी ऑफ इंश्योरिंग द कंप्लेंट्स ऑफ नेचर ऑफ नेचुरल जस्टिस, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों की अनुपालना सुनिश्चित करने की गारंटी देता है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत भी हम देखेंगे, इसमें जो महत्वपूर्ण दो सिद्धांत है, पक्षपात के विरुद्ध सिद्धांत, दूसरा है सुने जाने के अधिकार, और तीसरा है कोई भी व्यक्ति स्वयं अपने मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता है। ये सभी हम डिटेल में आगे करेंगे। फिर है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द टॉर्टियस एंड कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ वर्क डन बाय देयर अथॉरिटीज़, केंद्र व राज्य सरकार का अपने प्राधिकारियों द्वारा की गई संविदा संबंधी व अकृत्य संबंधी दायित्वों को भाग लेना। इसी प्रकार अगर किसी भी केंद्रीय कर्मचारी के द्वारा या सरकारी कर्मचारी के द्वारा किसी भी प्रकार का टॉर्टियस या कॉन्ट्रेक्चुअल जो लाइबिलिटी उनके ऊपर है वह भंग होती है, तो ऐसी स्थिति में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने कर्मचारियों के द्वारा किए गए कार्यों के लिए लायबल माना जाता है। ये सभी हम प्रशासनिक विधि के क्षेत्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे रीज़न फॉर ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अब यहाँ हम देखेंगे कि प्रशासनिक विधि के बढ़ते महत्व के क्या कारण हैं, क्यों प्रशासनिक विधि की इम्पोर्टेंस दिन ब दिन उसका महत्व ज़्यादा बढ़ रहा है। सिक्योरिंग फंक्शंस ऑफ स्टेट, राज्यों के कार्यों में अभिवृद्धि, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि राज्य जो है स्टेट के जो फंक्शंस होते हैं या जो कार्य होते हैं उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की आवश्यकता हमें महसूस होती है, उसकी इम्पोर्टेंस। चेंज इन कंसेप्ट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्यों के स्वरूप में परिवर्तन हो गया है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के स्वरूप में चेंजेस आ गए हैं, पावर्स में चेंजेस आ गए हैं, इसलिए प्रशासनिक विधि की हमको आवश्यकता या उसकी इम्पोर्टेंस है। फिर है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, फिर है औद्योगिकरण व नगरीकरण। जैसे जैसे हमारे यहाँ पर परिवर्तन होता जा रहा है, समाज में विकास हो रहा है, तब तक औद्योगिकरण और शहरीकरण का विकास हो रहा है, और जितना शहरीकरण व औद्योगिकरण बढ़ रहा है तो ऐसी स्थिति में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की इम्पोर्टेंस भी लगातार बढ़ रही है। फिर है आपका आर्थिक संसाधनों का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है उनका भी विकेंद्रीकरण किया जा रहा है, उन्हें भी राज्यों व केंद्र में डिवाइड किया जा रहा है। इसकी वजह से प्रशासनिक विधि का महत्व बढ़ रहा है। उसके बाद है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेरेंस फ्रॉम द बर्थ टू डेथ। अगर हम यह कहें कि हमारे जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे लोक जीवन में प्रशासनिक हस्तक्षेप माना जाता है। जैसे अगर किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट का निर्माण करना, उसके बाद उसकी स्कूलिंग, उसके बाद उसकी हेल्थ, जब डेथ होता है तो एंड तक उसका मेडिकल ट्रीटमेंट, उसकी डेथ सर्टिफिकेट, ये सारे जो भी कार्य है वह हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो है प्रशासन का हमारी लाइफ में जन्म से लेकर मृत्यु तक उसका हस्तक्षेप रहता है। तो हम ये देख सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट माना जाता है। फिर है न्याय की सुलभता, विभिन्न अभिकरणों के द्वारा एक्सेस टू जस्टिस थ्रू वेरियस ट्रिब्यूनल्स, हमारे जो न्याय जो हमें प्राप्त होना है उन्हें ट्रिब्यूनल्स के माध्यम से हमको प्रोवाइड करवाया जाता है, क्योंकि एक्चुअल में जो प्रशासनिक प्राधिकारियों से संबंधित जो भी मामले हैं वो नॉर्मली सबसे पहले ट्रिब्यूनल्स कोर्ट में डिसाइड किए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में विभिन्न जो अभिकरण हैं, जो विभिन्न ट्रिब्यूनल्स हैं, उनके द्वारा हमें जस्टिस प्रदान किया जाता है। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है या प्रशासन जो है उसकी इम्पोर्टेंस दिन ब दिन अभिवृद्धि हो रही है, उनके कार्यों में अभिवृद्धि हो रही है, और कार्यों में अभिवृद्धि होने की वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की भी इम्पोर्टेंस लगातार बढ़ रही है। इसी के साथ स्टूडेंट्स ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, उसी के लिए थैंक यू।